गाइस, मैं डॉक्टर मनोज कुमार, अतिथि शिक्षक दर्शन शास्त्र विभाग एमएचएम महाविद्यालय सोनवर्षा सहरसा। मैं बीए पार्ट 2 के पेपर 4 हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी के अंतर्गत लाइबनिज के मोनाडोलॉजी सिद्धांत या चिदबिंदु सिद्धांत के विषय में जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूँ। लाइबनिज के दर्शन में चिदबिंदु सिद्धांत उनके पूरे दर्शन का आधारशिला माना जा सकता है। उनसे पहले आने वाले महान दार्शनिकों में से डेकार्ट और स्पिनोजा ने अपने पदार्थ विवेचन के क्रम में द्वैतवाद और एकवाद का सहारा लिया था, किंतु इसके विपरीत लाइबनिज ने बहुलवाद का समर्थन किया और अनेक वस्तुओं की आध्यात्मिक सत्ता को स्वीकार किया है। यानी जहां डेकार्ट द्वैतवाद दो सत्ता को स्वीकार किए, वहीं स्पिनोजा एकवाद का सहारा लिया था, किंतु लाइबनिज बहुलवाद यानी कई सत्ताओं को स्वीकार किया। इस प्रकार सत्ता को उन्होंने चिदबिंदु अर्थात मोनाड्स की संज्ञा दी है। लाइबनिज का मानना है कि विश्व की व्याख्या पदार्थ के आधार पर तो होनी ही चाहिए तथा पदार्थ को आत्माश्रयी, शाश्वत, सर्वगुण संपन्न रहना चाहिए, परंतु इसे अनेक मानना चाहिए ताकि व्यक्ति विशेषों की व्याख्या हो सके। यहाँ यह भी प्रश्न उठता है कि पदार्थ का स्वरूप क्या होना चाहिए जिसके आधार पर विश्व की ऐसी व्याख्या हो सके जिसमें स्पिनोजा का भी विचार आ जाए और अनुवाद के दोनों उत्कर्ष हों और उनके अपकर्ष न हो। ऐसी दशा में डेकार्ट के अनुसंधान में एक पते की बात दिखती है। उन्होंने बताया था कि आत्मज्ञान ही सभी ज्ञानों की तुलना में श्रेष्ठ है, क्योंकि इसे हम साक्षात रूप से अनुभव करते हैं। अतः पदार्थ को आत्मा तुल्य होना चाहिए और इसीलिए पदार्थ को जब आत्मा तुल्य होना चाहिए तो इसी प्रकार के प्रत्यय से पदार्थ की सक्रियता, अविभाज्यता, आत्मा श्रेष्ठत्व सिद्ध हो सकता है। अतः आप कह सकते हैं कि आत्मा तुल्य आध्यात्मिक इकाई को लाइबनिज चेतन परमाणु कहा, जिसकी व्याख्या हम नीचे देने जा रहे हैं। लाइबनिज के अनुसार चिदबिंदुओं की संख्या असंख्य है और प्रत्येक में वे ही गुण हैं जो स्पिनोजा के द्रव्य में बताए गए हैं। प्रत्येक शाश्वत और अपने में पूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक में संपूर्ण ब्रह्मांड निहित है और इसमें भूत, वर्तमान तथा भविष्य की सभी घटनाएं अस्त मूर्त है या अंतर्भूत है, उसके अंदर समाहित है। इसीलिए यह एक ऐसा अणु है जिसमें विराट विश्व है। चूंकि इसमें आदि अंत सभी हैं, इसीलिए इसे भूत भारी और भविष्य गर्मी या गामी भी कह सकते हैं। अर्थात इसमें बीती हुई सभी दशाएं संरक्षित रहती है और भविष्य में होने वाली सभी बातें बीज रूप में मौजूद हैं। चूंकि प्रत्येक चित्तबिंदु स्वतंत्र और स्वावलंबी सत्ता है, यानी स्वतंत्र है और अपने आप पर निर्भर है, इसीलिए किसी भी चित्तबिंदु को दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। ना ही वे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और ना ही उनमें किसी प्रकार का आदान प्रदान ही होता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने बताया कि चिदबिंदु गवाक्षहीन होते हैं। अब यहां फिर प्रश्न उठता है कि यदि चिदबिंदु गवाक्षहीन है तो उनके बीच के परस्पर संबंध को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि वास्तविक चीजों में
पारस्परिक आदान प्रदान तो देखने को मिलता है, जिसे मोनाडवाद को स्पष्ट करना चाहिए। अब लाइबनिज कहते हैं इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए, वे कहते हैं कि प्रत्येक चित्त बिंदु आत्माश्रयी तथा आत्मनिर्भर है और ऐसा मानने से उसकी स्वतंत्र और स्वावलंबन सत्ता में बट्टा लग जाएगा। पर गवाक्षहीन रहने पर इसमें से प्रत्येक में दो सामान्य लक्षण हैं, जिनके कारण वे हमें आभासित होता है कि उसमें साक्षात संबंध है। प्रत्येक चित्त बिंदु में इक्षण तथा प्रयासन शक्ति है और इन सामान्य लक्षणों के आधार पर विश्व की सभी वस्तुओं के आपसी संबंध को स्पष्ट किया जा सकता है। इक्षण शक्ति के कारण प्रत्येक चित्त बिंदु सभी असंख्य चित्त बिंदुओं की दशाओं को प्रतिबिंबित करता है। वहीं प्रयासन शक्ति के कारण प्रत्येक मोनाड का विकास अपनी दिशाओं में क्रमबद्ध तरीके से होता रहता है। जिसके बाद लाइबनिज ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि चूंकि असंख्य चित्त बिंदु हैं और वे अविच्छिन्न श्रृंखलाएं क्रमबद्ध हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि यह श्रृंखला निम्नतर से उच्चतम की ओर के बीच के सोपान है, यानी सीढ़ी है। अर्थात क्रमशः निम्नतम के बाद निम्न, तब मध्यम वर्गीय और अंत में उच्च वर्गीय चित्त बिंदु श्रृंखलाबद्ध होते हैं। यह श्रृंखला में तारतम्यता और अविच्छिन्नता के सिद्धांत होते हैं, यानी ये तारतम्यता और अविच्छिन्नता यानी एक दूसरे से अलग नहीं होने के सिद्धांत पर निर्भर हैं। अब प्रत्येक चित्त बिंदु में इक्षण या प्रयासन पर जो मोनाड जिस सीमा तक निम्न कोटि का है, उसमें उतने अस्पष्ट में से सारे गुण पाए जाते हैं, और जिस चित्त बिंदु में ये सारे गुण अत्यधिक स्पष्ट रूप में पाए जाते हैं, वे उच्च कोटि के समझे जाते हैं। ऐसे उच्च कोटि के चित्त बिंदुओं में इक्षण तथा प्रयासन सबल रूप में देखे जाते हैं, जबकि निम्न कोटि के चित्त बिंदु में इक्षण धुंधला होता है और उसका प्रयासन आवेशमय होता है। साथ ही वे उद्देश्यहीन मालूम होते हैं, परंतु इसके विपरीत उच्च कोटि के चित्त बिंदु में इक्षण स्पष्ट होता है, उसका प्रयासन तो स्पष्ट इच्छा के रूप में दिखता है, परंतु चूंकि अस्पष्ट इक्षण केवल क्रमिक अवस्थाएं हैं, इसीलिए इन दोनों माने कोई आकारिक में इन दोनों में कोई आकारिक अंतर नहीं होते हैं। अब स्पष्टतः कह सकते हैं कि इक्षण को हम प्रायः संवेदना और स्पष्ट इक्षण के विचार को कहते हैं। इसीलिए लाइबनिज कहते हैं कि इसमें केवल आंशिक ही अंतर है, अर्थात एक अधिक और दूसरा कम स्पष्ट है। इसी मतानुसार उन्होंने अनुवाद और बुद्धिवाद के बीच समन्वय किया है। प्रयासन शक्ति के कारण वे कहते हैं कि प्रयासन शक्ति के कारण प्रत्येक चित्त बिंदु में क्रमबद्ध विकास होता रहता है, जिसके कारण वह हमें गतिशील मालूम देता है, और इसीलिए वास्तविक गतिशील विश्व को मोनार्ड के आधार पर गत्यात्मक व्याख्या की जाती है। पर ध्यान में रखने की यहाँ एक बात है कि प्रत्येक चित्त बिंदु का अपना आत्मनिहित लक्ष्य है, जिस दशा में इनकी प्रयासन प्रक्रिया होती जाती है। आगे चलकर हम देखेंगे कि मोनाड्स का आत्मनिहित लक्ष्य संपूर्ण विश्व अर्थात सभी मोनाड के विकास से मेल खाता हुआ बताया गया है। यह मत अरस्तु का भी था,
वे कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु का अपने विशेष लक्ष्य है जिससे उस वस्तु की सभी प्रक्रियाएं संचालित होती है, और इस मत को उन्होंने होमीवाद कहा था। और लेबनीज का चिदबिंदुवाद उसी होमीवाद से प्रभावित दिखता है, चूंकि प्रत्येक मोनाड की प्रक्रिया लयबद्ध उद्देश्यपूर्ण होती है, अर्थात किसी न किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए होती है। इसीलिए चिदबिंदु अपने सोपान क्रम अथवा स्तर की दिशा से इसे अस्पष्ट या स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। पेड़ पौधे की क्रियाओं में भी लक्ष्य है, पर चूंकि वे निम्न कोटि के मोनाड्स हैं, इसीलिए उनकी प्रक्रियाएं लक्ष्य शून्य या अयांत्रिक तथा अचेतन मालूम देती है। पर यंत्रवाद छिछला मत है और उद्देश्य या प्रयोजनवाद ही सही सिद्धांत है। उच्च कोटि के चिदबिंदुओं में लक्ष्य का स्पष्ट ज्ञान होता है, इसीलिए उनको प्रयासन प्रक्रिया को इच्छात्मक क्रियाएं भी कहा जाता है। परंतु चूंकि पेड़ पौधे के यंत्रवत तथा मानव के स्पष्टतया उद्देश्यपूर्ण व्यवहार एक ही सोपान के अंतर्गत हैं, इसीलिए इनके बीच भी केवल आंशिक ही अंतर है। लेबनीज ने आगे स्पष्ट कहा है कि चिदबिंदु उच्च अवर से उच्चतर के सोपान में श्रृंखलाबद्ध है। इनके बीच सोपान क्रमिक संबंध है और अदृश्य रीति से एक मोनाड के बीच दूसरे मोनाड का स्थान आता है। फिर भी हम चिदबिंदुओं को तीन मुख्य वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम श्रेणी में वे चिदबिंदु हैं, आ सकते हैं या हुए होंगे जिनके समूह को हम निर्जीव या जड़ वस्तु कहते हैं या समझते हैं, परंतु ये भी विकासात्मक है। यद्यपि इनमें विकास हम नहीं देख पाते और ना ही इनकी इच्छन प्रक्रिया ही समझ सकते हैं, इनके प्रयासन प्रक्रिया हमें उद्देश्यपूर्ण नहीं मालूम देती है और हम समझते हैं कि इनमें केवल यांत्रिक व्यवहार पाया जाता है। लेबनीज के विचार में इन चिदबिंदुओं में भी चेतना है, पर यह इतनी कम है कि हम यह कह सकते हैं कि ये निंद्रित अवस्था या इसको कहते हैं माने सोने की अवस्था में है। द्वितीय वर्ग में वे चिदबिंदु आते हैं जिनमें चेतना और स्मृति पाई जाती है। इन्हें हम चेतन मोनाड्स कहते हैं। इस श्रेणी में पेड़ पौधे और पशु पक्षी गिने जा सकते हैं, परंतु उच्चतर वर्ग के मोनाड में आत्मचेतन मोनाड माने उच्चतर जो मोनाड्स होंगे उन्हें आत्मचेतन मोनाड्स कह सकते हैं। इस श्रेणी में मानव आते हैं। इनमें इच्छात्मक उद्देश्यपूर्ण व्यापार देखा जाता है और इसका इच्छन स्पष्ट होकर विचार तथा अनिवार्य ज्ञान के रूप में पाया जाता है। यहां पर लेबनीज का कहना है कि डेकार्ट के अनुसार केवल आत्मचेतन को ही आत्मा माना गया है। यही कारण है कि डेकार्ट के अनुसार पशुओं तथा अन्य वस्तुओं को निर्जीव जड़ मान लिया गया है, पर ऐसा समझ लेने से द्वैत सिद्धांत चला जाता है, जिसमें मन, शरीर, जड़, चेतन इत्यादि के संबंध की समस्याओं पर पूरा प्रकाश नहीं पड़ा है। पर जड़ चेतन के बीच केवल आंशिक अंतर को अस्वीकार कर लेने से लेबनीज के अनुसार जड़ चेतन, मन, शरीर, यंत्रवाद, उद्देश्यवाद इत्यादि के बीच समुचित संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। ऐसे में
वे कहते हैं कि अपने चिद बिंदु की व्याख्या के क्रम में लेबनीज ने देश काल और क्रिया प्रतिक्रिया से उत्पन्न स्थितियों का भी जिक्र किया है। उनका कहना है कि देश काल की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, चिद बिंदुओं के बीच के बाह्य संबंध के अंश ग्रहण या अमूर्त बोधन के आधार पर इसकी रचना की गई है। अब यदि देश काल और क्रिया प्रक्रिया असत्य हो तो इस पर आधारित यंत्रवाद भी असत्य ही ठहरेगा। यद्यपि यंत्रवाद वास्तव में असत्य है तो भी अपनी सुविधा के लिए लेबनीज उस व्यापार को यांत्रिक कहते हैं जिसे वस्तुओं के परिणाम, आकार और गति के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। इस अर्थ में भी लेबनीज का मत है कि डेकार्ट और न्यूटन के यंत्रवाद को अधिक से अधिक स्थलों पर काम में लाया जाए। उनके इस मत के कई कारण थे। लेबनीज महोदय ने इस संबंध में उन कारणों का उल्लेख किया। प्रथमतः निम्न कोटि के चिद बिंदुओं की चेतना और उनकी प्रयासन क्रिया का उद्देश्य इतना क्षीण, कमजोर मालूम देता है कि उनकी क्रियाओं को यांत्रिक समझा जा सकता है। फिर उच्चतर मोनाडों की क्रियाएं भी ऐसी है कि वे पूर्ववर्ती क्रियाओं का फल या परिणाम समझी जा सकती है, और यांत्रिक क्रियाओं में भी पूर्ववर्ती के आधार पर बाद में होने वाली घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है। इसके बाद वे कहते हैं कि अतः उच्चतर मोनाड की क्रियाओं को इस अर्थ में यांत्रिक समझा जा सकता है, अपितु पूर्व स्थापित क्षण के अनुसार मोनाडों की कार्रवाई ऐसी व्यवस्थित की गई है कि एक मोनाड के परिवर्तन में मेल खा जाता है, और इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व परिवर्तन उसके बाद के परिवर्तन का कारण है। अतः यंत्रवाद कुछ दूर तक मान्य हो जाते हैं। यदि यंत्रवाद को हम कुछ दूर तक मान्य भी स्वीकार कर लें तो इसे सत्य नहीं समझा जाएगा। यथार्थ में यंत्रवाद उद्देश्यवाद के अंतर्गत है, क्योंकि निम्नतर मोनाड्स में भी कुछ चेतनाएं होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लेबनीज के दर्शन पर डेकार्ट और स्पिनोजा के दर्शन का काफी प्रभाव पड़ा, और वे बुद्धिवादी के चरम उत्कर्ष तक अपने सिद्धांत को ले गए। धन्यवाद।